रचना, कोमल और नीतू तीनों ही पक्की सहेलियां थीं। रचना गरीब घर की लड़की थी, जबकि कोमल और नीतू अमीर घर से थी। तीनों ही स्कूल टाइम से दोस्त थी। जिस स्कूल में नीतू कोमल पढ़ती थी वो बहुत ही महंगा स्कूल था, लेकिन EWS में रचना का नाम आ जाता है, जिस कारण वो भी उनके स्कूल में पढ़ती है और वहीं वो तीनों दोस्त बन जाती हैं। स्कूल खत्म होने के बाद कोमल और नीतू आगे की पढ़ाई के लिए विदेश चली जाती हैं और गरीब रचना अपनी माँ के साथ घर के कामों में हाथ बटाती है। माँ, मेरी वजह से आपको लोगों के घरों में झाड़ू बर्तन करने पड़ते हैं और फिर रात को बैठकर इन शर्ट के धागे काटती हो। बेटी, तेरी ये गरीब माँ मेहनत नहीं करेगी तो तेरी शादी कैसे करेगी? बस एक बार तेरा घर बस जाए, फिर चाहे मैं मर जाऊं। ऐसी बात मत करो माँ, पिताजी तो मुझे छोड़कर पहले ही जा चुके हैं और अगर तुम भी चली गई तो मेरा क्या होगा? ऐसे ही समय बीतता है। ज्यादा काम करने की वजह से ममता बीमार पड़ जाती है। फिर घर चलाने के लिए रचना अपनी माँ की जगह काम करने लगती है। कुछ महीने ममता ऐसे ही बिस्तर पर पड़ी रहती है। फिर एक दिन ममता रचना से कहती है, बेटी, तू तो मेरी हालत देख ही रही है। मेरी मान तो अब तू शादी कर ले, अपने हाथों से तेरी शादी कर जाऊं, बस यही आखिरी इच्छा है। ठीक है माँ, तुम जिससे कहोगी मैं शादी कर लूंगी। रचना दिखने में सुंदर थी, इसलिए उसकी शादी एक घर में तय हो जाती है। बहन जी, हमें दहेज में कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आप बस हमारे बारातियों का स्वागत अच्छे से कर देना। ठीक है जी। रचना की शादी पक्की हो जाती है और वो अपनी सहेलियों को फोन करके बताती है। रचना, क्या तेरी शादी पक्की हो गई और तू ये बात हमें अब बता रही है? हम कल ही वापस आ रहे हैं। दोनों सहेलियां देश वापस लौट आती हैं और रचना से मिलने आती हैं। अच्छा बता रचना, तू अपनी शादी की शॉपिंग कहाँ से कर रही है? मैं ऊपर से अपनी गरीब किस्मत लिखवा कर लाई हूँ बहन, और हम गरीबों के नसीब में ये लहंगा नहीं होता। शादी की तैयारियों में और बारातियों के स्वागत में माँ की सारी जमा पूंजी खत्म हो गई, इसलिए मेरी माँ की शादी की साड़ी रखी है, मैं वही पहन लूंगी। ये कहते हुए रचना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कोमल और नीतू उससे मिलने के बाद अपने घर आ रही होती हैं। रचना अपनी शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं है। खुश कैसे होगी रचना? तूने देखा नहीं, उसके पास तो अपनी शादी तक का जोड़ा लेने के पैसे नहीं है। अब हम दोनों सहेलियों को मिलकर ही अपनी गरीब सहेली की शादी को खुशियों से भरना होगा। अगले दिन कोमल और नीतू एक बड़े से मॉल जाती हैं, जहां से वो बहुत ही सुंदर ब्राइडल लहंगा, उसकी मैचिंग ज्वेलरी और सैंडल खरीदती हैं। फिर वो लहंगा लेकर रचना की शादी वाले दिन उसके पास आती है, जहां रचना अपनी माँ की शादी की फटी हुई साड़ी, जिसका रंग भी फीका पड़ चुका था, उसे पहनकर बैठी हुई होती है। कहाँ रह गई थी तुम दोनों? कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। ये लो रचना, तुम्हारी दोनों सहेलियों की तरफ से तुम्हारा शादी का जोड़ा। ये तो बहुत महंगा लगता है। तुम्हें मेरे लिए इतना महंगा ब्राइडल लहंगा लाने की क्या जरूरत थी? हमारी सबसे प्यारी सहेली की शादी हो रही है, तो क्या हम उसके लिए इतना भी नहीं कर सकते? हाँ, आज तो हम तुझे अपने हाथों से सजाएंगे और तुम देखना, सभी हमारी सहेली को देखकर हैरान रह जाएंगे। इसके बाद रचना वो ब्राइडल लहंगा पहनती है। वो उस ब्राइडल लहंगे में बेहद खूबसूरत लग रही थी। रचना के प्रति अपनी सहेलियों का प्यार देखकर ममता की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और वो उन दोनों को ढेर सारी दुआएं देती है। क्या कर रही है मेरी गुड़िया? माँ, मैं अपनी गुड्डे गुड़िया से खेल रही हूँ। अरे वाह, तो आज तुमने अपनी गुड़िया को क्या बनाया है? माँ, आज ना मैंने अपनी गुड़िया को दुल्हन बनाया है और मैं अभी उसकी शादी करा रही हूँ। गुड्डे के साथ? हाँ, और नहीं तो क्या। अरे वाह, इस गुड़िया का लहंगा तो बहुत ही प्यारा बनाया है तुमने। हाँ माँ, देखना, शादी में जितने लोग भी आएंगे ना, वो सब गुड़िया के लहंगे की खूब तारीफ करेंगे। अच्छा, और कौन कौन आ रहा है शादी में? वो मेंढक जो पापा मेरे लिए मेले से लाए थे, मेरी पुरानी गुड़िया और वो गुड्डा जो मौसी ने दिया था, वो सब आएंगे। अच्छा है, चलो तुम खेलो, मैं चलती हूँ, घर के काम निपटाने हैं। आपने अपनी शादी में कौन सा लहंगा पहना था माँ? मैं कहाँ लहंगा पहन पाई मेरी गुड़िया, हम गरीब लोग हैं। वैसे मेरी माँ ने एक दुकान से लहंगे का दाम पता किया था, तो उसने बताया कि उसकी दुकान में सबसे सस्ता लहंगा ही उस वक्त 10,000 रुपए का था, तो मेरी माँ खरीद ही नहीं पाई। तो फिर आपने क्या पहना था अपनी शादी में? हाँ, फिर मैंने सूट सलवार पहना था। आप मेरी शादी में तो मुझे लहंगा दोगी ना माँ? सिया के सवाल का जवाब जया के पास नहीं था। वो बस चुपचाप उठी और वहां से चली गई। ऐसे ही वक्त बीतता गया और सिया बड़ी हो गई।
अब वो कॉलेज में जाने लगी थी। फिर एक दिन घर की सफाई करते हुए, अरे वाह, देख तो सिया, अलमारी के ऊपर से क्या मिला। ये तो मेरी गुड़िया है माँ, जिसके साथ मैं बचपन में खेलती थी। खेलती नहीं थी, सारा दिन बस इसी के साथ रहती थी। और देख इसका लहंगा, अभी भी वैसा ही है, बस थोड़ा फीका पड़ गया है। याद है तुझे? हाँ माँ, सब याद है। और अब समझ में आता है कि आप उस दिन मेरे सवाल का जवाब दिए बिना क्यों उठकर चली गई थी। क्या करें बेटी, गरीबों के भाग्य में ये लहंगे वहंगे कहाँ होते हैं। माँ, ऐसे तो हमारे जैसे लोग कभी अपनी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर पाते होंगे। हाँ बेटा, ऐसा ही है। तो माँ, क्यों ना मैं एक काम करूं, मैं सिलाई कढ़ाई का काम सीखूं और फिर सस्ते लहंगे बनाकर बेचूं, कैसा रहेगा? बात तो तेरी सही लग रही है। तेरा कॉलेज भी खत्म होने वाला है, मैं आज ही तेरे पापा से बात करती हूँ। सिया का आइडिया उसकी माँ जया को भा गया था और उसके पिता जनक राम को भी अच्छा लगा। कुछ दिन बाद ही सिया ने शहर में एक सरकारी इंस्टीट्यूट में दाखिला ले लिया, जहाँ सिलाई कढ़ाई का काम सिखाया जाता था। 1 साल तक सिया ने पूरी लगन और मेहनत के साथ सिलाई कढ़ाई का काम सीखा और फिर एक दिन, कितनी खुशी की बात है, आज हमारी बिटिया अपनी दुकान खोल रही है। हाँ भाई सिया, हमें तुम पर बहुत गर्व है बेटी। पर एक बात समझ नहीं आई कि लहंगे तो इतने महंगे बिकते हैं, तो फिर तुम उन्हें सस्ते में कैसे तैयार करोगी? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है पापा। देखिए, कोई जीवन में एक बार ही शादी करता है, तो वो शादी में खर्चा करने से पीछे नहीं हटता। बस इसी का फायदा उठाते हैं शोरूम वाले। सामान लगाएंगे 25,000 का और लहंगा बेचेंगे 1 लाख का। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं 2-3 हजार में लहंगा बनाऊं और उसे 4-5 हजार का बेचूं। इतनी समझदारी कैसे आ गई तुझमें? आपके साथ रहते रहते। उस दिन के बाद से सिया की जिंदगी बदल गई। वो पूरी तरह से अपनी दुकान में ही रम गई। वो खूब मेहनत करती और हर रोज एक नया लहंगा तैयार करती। उसके डिजाइन बहुत ही प्यारे थे। धीरे धीरे लोग उससे आकर लहंगे खरीदने लगे। जब वो लहंगों के रेट सुनते तो हैरान रह जाते और बाकी लोगों को भी सिया की दुकान के बारे में बताते। एक दिन एक मोटरसाइकिल सिया की दुकान के सामने आकर रुकी। हाय, आप सिया हो? हाँ जी, बताइए। मेरा नाम निशांत है। मुझे पता चला कि आप सस्ते और बहुत ही अच्छे लहंगे बनाते हो। ओह, तो आपको लहंगा चाहिए? नहीं नहीं, देखिए मेरे पास एक जबरदस्त प्लान है। देखिए, आप भी जानती हैं कि शोरूम वगैरह में लहंगे कितने महंगे मिलते हैं, हर आदमी उन्हें खरीद नहीं पाता। पर वैसे ही लहंगे आप 3-4 गुना कम कीमत में बेच रही हैं। क्यों ना हम आपके इन लहंगों को पूरे देश में सप्लाई करें, सस्ती कीमतों पर। आपकी बात अच्छी तो लग रही है, पर मैं अकेली कितने लहंगे बनाऊंगी और हम उसे बेचेंगे कैसे? मिस सिया, डोंट वरी, मैं भी आपकी तरह एक गरीब घर से आता हूँ। थोड़ा मोड़ा कंप्यूटर और वेबसाइट के बारे में जानता हूँ। हम अपनी एक वेबसाइट बनाएंगे और सारे लहंगे आप क्यों बनाओगी, इसके लिए भी मेरे पास एक आइडिया है। जितने लोगों ने आपके साथ ये काम सीखा था, उन्हें आप अपने साथ जोड़िए ना। उनका भी भला होगा, गरीबों का भी भला होगा, और आप और हम भी 2-4 पैसे कमा लेंगे। निशांत बहुत ही स्मार्ट लड़का था। उसका आइडिया सिया को भा गया। सिया ने कुछ देर सोचने के बाद उसे हाँ कर दिया। दोनों ने मिलकर उन सारे लोगों को फोन लगाया जिन्होंने सिया के साथ सिलाई कढ़ाई का काम सीखा था। सारे लोग खुशी खुशी मान गए। अब तो हर रोज 20-25 लहंगे तैयार होने लगे और उधर निशांत ने उन लहंगों को वेबसाइट पर बेचना शुरू कर दिया। 15-20 हजार वाले लहंगे 5-6 हजार के रेट में देखते ही लोग उन्हें खरीदने टूट पड़े। डिमांड बढ़ने लगी तो सिया और निशांत ने शहर से बाहर एक बड़ी सी जमीन किराए पर लेकर उसमें एक छोटी सी फैक्ट्री डाल ली। सारे लोग वहीं आकर काम करने लगे। सारे लोग खुश थे। एक दिन, सिया इधर आओ ना, मैंने तुम्हारे लिए कुछ बनाया है। निशांत के हाथ में एक पैकेट था जो उसने सिया को दे दिया। तभी वहां फैक्ट्री के सारे लोग आ गए। वो सभी सिया के दोस्त थे। उस पैकेट को जैसे ही सिया ने खोला, उसमें एक बहुत ही सुंदर ब्राइडल लहंगा था। अरे वाह, ये तो बहुत ही खूबसूरत है। ये किसने डिजाइन किया? ये डिजाइन तो बहुत बिकेगा। सिया, अब ये बेचने के लिए नहीं है, ये मैंने अपने हाथों से तैयार किया है तुम्हारे लिए। क्या तुम इसे मेरी दुल्हन के तौर पर पहनना पसंद करोगी? निशांत की बात सुनते ही सिया कुछ पल के लिए शांत हो गई। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। तभी वहां खड़े सिया के सारे दोस्तों ने तालियां बजाना शुरू कर दिया और फिर शादी वाले दिन हर किसी की नजरें सिया पर ही टिकी थी। हर कोई उसके लहंगे को देखकर उसकी तारीफ कर रहा था। तभी उसकी माँ जया उसके पास आई। उनके हाथों में वही गुड़िया थी। आज मेरी गुड़िया की शादी है और मेरी गुड़िया सबसे प्यारी लग रही है। आरती को बचपन से कुछ भी नहीं मिला। उसे ना ही किसी का प्यार मिला और ना ही कोई खिलौने, क्योंकि वो काली थी।
दूसरी तरफ आरती की सौतेली बहन पायल को सब कुछ मिला। वो गोरी थी और उसके माता पिता उससे बहुत प्यार करते थे। इसलिए आज जब दोनों बहनों की शादी है तब पायल को 1 लाख का लहंगा मिला और आरती को कुछ मिला ही नहीं। आरती बस बैठकर ये सोचने लगी कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, शादी का लहंगा नहीं है, क्या पहनकर मंडप में जाऊंगी मैं। आरती के पास लहंगा तो दूर, एक अच्छी साड़ी तक नहीं थी। बचपन से उसके साथ यही होता आया है। आरती की माँ आरती को जन्म देते हुए ही मर गई थी। आरती काली पैदा हुई थी, ये देखकर उसके पिता ने कहा था, अरे ये तो कोयले से भी काली है, ये कैसी बेटी पैदा करी है इसने। हरिहर को आरती पसंद नहीं आई। उसे काली बेटी नहीं चाहिए थी, इसीलिए 1 हफ्ते के अंदर उसने फिर से शादी कर ली। आरती की सौतेली माँ का नाम रत्ना था और रत्ना ने 1 साल के अंदर एक गोरी बेटी को जन्म दिया। हरिहर की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अरे ये हुई ना बात, बेटी हो तो गोरी हो, काली तो कुतिया भी होती है। हरिहर ने उसका नाम पायल रखा और पायल को माँ बाप दोनों का प्यार मिलने लगा। आरती को मिला तो सिर्फ और सिर्फ घृणा। उसकी सौतेली माँ उससे कहती थी, तेरा मुंह देखकर मेरी भूख मर जाती है, खाने के समय मेरे सामने मत आया कर। रत्ना, हरिहर और पायल एक साथ एक परिवार की तरह इकट्ठे बैठकर खाते थे, लेकिन आरती को वहां जगह नहीं मिलती थी। उसे रसोई में बैठकर खाना पड़ता था, वो भी सूखे चावल। खाना खाते हुए आरती हर रोज रोते हुए अपनी माँ को याद करती थी। माँ, आप मुझे अपने साथ लेकर क्यों नहीं गई? माँ, मैं आपके पास आना चाहती हूँ, भगवान मुझे ऊपर बुला लीजिए, मुझे अपनी माँ के पास जाना है। एक तो सौतेली, ऊपर से काली। ऐसी लड़कियों के नसीब में सिर्फ और सिर्फ दुख, दर्द और पीड़ा ही लिखा हुआ है। ये बात आरती बहुत पहले समझ गई थी। ऐसे ही वो बड़ी होने लगी। पायल को प्यार मिलता रहा और उस वजह से वो घमंडी बन गई और वो दोनों जवान हो गए। दोनों की शादी की उम्र हो गई। घर में पायल की शादी की बात चलने लगी। बेटी, अब तेरी शादी की उम्र हो गई है ना, तुझे शादी करनी होगी, उसके बाद तेरे बच्चे होंगे। माँ, आप भी ना। हमारी बेटी शर्मा गई। वहां आरती आई और बोली, हाँ बहन, तू बहुत खूबसूरत लगेगी। आरती को देखकर पायल गुस्सा हो गई। आ गई तू? हमारी एक पल की खुशी तुझसे देखी नहीं जाती है क्या? अपनी गंदी शक्ल लेकर चली आई यहां। लेकिन बहन, मैंने ऐसा क्या बोल दिया? पहली बात तो मुझे बहन कहना बंद कर। मैं तेरी बहन नहीं हूं, तू इस घर की नौकरानी है। मैं कोई नौकरानी की बहन नहीं हूं। जा, भाग यहां से, जाकर खाना बना। अरे, खाने से याद आया, कल पायल को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। आरती, उनके लिए बहुत सारा खाना बनाना, समझ गई? जी पिताजी। आरती वहां से चली गई। अगले दिन पायल को देखने के लिए लड़के वाले आए। लड़के का नाम आलोक था। आलोक अपनी माँ के साथ आया था। साथ में उनका नौकर रघु भी आया था। आते ही आलोक की माँ जानकी ने हंसते हुए कहा, हरिहर जी, हम एक नौकर को लाए हैं हमारे साथ। आपको कोई तकलीफ तो नहीं है? वो बात ऐसी है कि हम उसके बिना कहीं जा नहीं सकते। नहीं नहीं, कोई बात नहीं जी। आइए आइए, अंदर आइए। रघु के साथ जानकी और आलोक अंदर आए। रघु भी बचपन से उन लोगों के साथ ही है। जानकी और आलोक सोफे पर बैठ गए और रत्ना पायल को लेकर हाजिर हो गई। वाह, पायल तो दिखने में बहुत अच्छी है। अरे वाह बेटा, एक नजर में पसंद भी कर लिया। वो लोग बैठकर गप्पे शप्पे लड़ाने लगे और तभी आरती खाना लेकर आ गई। ये लीजिए, आप लोगों के लिए खाना लाई हूं, खा लीजिए, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। हरिहर जी, ये कौन है? अब ये हमारे घर की नौकरानी है। अच्छा, पायल बेटी, तुम्हें खाना बनाना आता है ना? पायल को खाना बनाना नहीं आता था, इसीलिए वो चुप रही। जानकी और आलोक ने आरती का बनाया हुआ खाना खाया और उन लोगों को बहुत अच्छा लगा। वाह वाह, खाना तो बड़ा स्वादिष्ट है, लेकिन हरिहर जी, ये तो आपकी नौकरानी ने बनाया है, लेकिन मुझे आपकी बेटी के हाथ का कुछ खाना है। वो असल में मेरी बेटी को खाना बनाना नहीं आता है। तो फिर ये शादी नहीं हो सकती। शादी के बाद हम खाएंगे क्या? तभी हरिहर के दिमाग में एक आइडिया आया। क्यों ना रघु के साथ आरती की शादी कर दी जाए। आरती भी आपके ही घर में चली जाएगी और हर रोज खाना बनाकर खिलाएगी। सभी शादी के लिए मान गए। आरती और रघु से किसी ने एक बार भी नहीं पूछा।
हरिहर ने एक तीर से दो निशाने मार दिए। दहेज के बिना आरती की शादी नहीं होने वाली थी, लेकिन अब आरती को विदा करने के लिए हरिहर को एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शादी का दिन नजदीक आने लगा और पायल ने 1 लाख का लहंगा खरीद लिया। आरती ने कहा, पिताजी मेरे लिए लहंगा नहीं खरीदा आप लोगों ने? तू लहंगा पहनकर क्या करेगी? नौकरानी को लहंगा पहनना है, हाँ? सभी ने हंसते हुए आरती की बात को टाल दिया, लेकिन आरती को पता था कि शादी जिंदगी में सिर्फ एक ही बार होती है। मुझे भी लहंगा चाहिए, 1000 का लहंगा हो तो भी चलेगा। तेरे लिए 1 रुपया भी खर्च नहीं करूंगा मैं। पता नहीं कहां से आ गई तू। तुझे तो अफ्रीका के जंगलों में होना चाहिए था। और ऐसे ही शादी का दिन आ गया। पायल लहंगा पहनकर तैयार होने लगी, लेकिन आरती के पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं था। वो अपनी माँ की फोटो के सामने खड़ी होकर रोने लगी। माँ, क्या ऐसे शादी होगी मेरी? न लहंगा न अच्छे कपड़े, यहाँ क्यों रख के गई मुझे माँ? उत्तर दो माँ, उत्तर दो। तभी अचानक से आरती को उसकी माँ की आवाज सुनाई दी, जैसे कि आकाशवाणी हो रही हो। बेटी, मैं तेरी माँ हूं, तेरे बारे में तो मुझे सोचना ही पड़ेगा। बिस्तर के नीचे एक ट्रंक है, उसके अंदर मेरी शादी का लहंगा है, उसे निकाल कर पहन ले। माँ, माँ कहाँ हो आप? तेरे दिल में हूं बेटी, अब जल्दी से लहंगा पहन ले। आरती ने बिस्तर के नीचे से ट्रंक निकाला और उसमें से लहंगा निकालकर पहन लिया, और पहनते ही एक चमत्कार हो गया। आरती काली से गोरी हो गई। वो इतनी सुंदर हो गई कि खुद को आईने में देखकर उसके खुद के होश उड़ गए। क्या मैं इतनी सुंदर हूं? लेकिन कैसे? ये माँ का प्यार है बेटी, अब जा शादी के मंडप में जा। शादी के मंडप में आलोक खड़ा हुआ था, पास में ही रघु भी खड़ा हुआ था। पायल मंडप में पहुंची और उसके बाद आरती वहां पहुंच गई। आरती को देखकर सबके होश उड़ गए। क्या आरती गोरी कैसे हो गई? क्या ये नौकरानी इतनी सुंदर कैसे हो गई? ये तो पायल से भी सुंदर हो गई है। आरती ने रघु का हाथ पकड़ा और अचानक से रघु भी लंबा और गोरे मर्द में बदल गया। उसने कहा, मालिक, पता नहीं मुझे क्या हो गया है, लेकिन मैं अब से आपके घर में काम नहीं कर सकता। रघु और आरती वहां से भाग गए। उन दोनों ने कहीं और जाकर मंदिर में शादी कर ली। यहाँ जानकी और आलोक को जब पता चला कि आरती हरिहर की नौकरानी नहीं बेटी है, तब उन्होंने शादी से इनकार कर दिया। पायल अंदर से टूट गई। अपनी माँ के आशीर्वाद से आरती ने रघु के साथ बहुत दूर जाकर घर बसाया और वो दोनों लहंगा बनाकर बेचने लगे। इस तरह वो दोनों एक खुशहाल जिंदगी बिताने लगे और यहाँ पायल से किसी ने शादी नहीं की। वो 1 लाख का लहंगा लेकर पूरा जीवन कुंवारी ही रह गई।